वैक्सीन स्पुतनिक वी के इमरजेंसी इस्तेमाल को DCGI की मंजूरी, ऐसा करने वाला भारत 60वां देश। हिमाचल के शक्तिपीठों में नवरात्रों पर दर्शन की अनुमति पर नहीं होगा कोई आयोजन। हिमाचल में कोरोना के रिकॉर्ड 960 नए मामले, पूर्व सीएम वीरभद्र भी पॉजिटिव, 9 संक्रमितों की मौत। हिमाचल में कम बारिश, बर्फबारी से 15% गिरा बिजली उत्पादन। शिमला में मनाया गया खालसा पंथ का 320वां सृजन दिवस, गुरुद्वारों में गुरबाणी और कीर्तन का आयोजन। DDU अस्पताल में फिर बंद हो सकती है OPD, बनेगा कोविड केयर सेंटर। कोरोना काल में 40% बेहतर रहा नाबार्ड का प्रदर्शन, 53% अधिक बांटे ऋण। और शिमला स्मार्ट सिटी में दुकानों के पुनर्निर्माण कार्य में तेजी लाने की मांग। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ अंजना ठाकुर और अब खबरें विस्तार से। देश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप और वैक्सीन की कमी की शिकायतों के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी के इस्तेमाल को मंजूरी मिल गई है। DCGI ने मंगलवार को रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी। कोरोना वायरस के खिलाफ इस वैक्सीन को इस्तेमाल करने वाला भारत दुनिया का 60वां देश बन गया है। देश में डॉक्टर रेड्डी लैब के साथ मिलकर इस वैक्सीन के स्थानीय क्लिनिकल ट्रायल का तीसरा चरण पूरा किया गया था। अब अंत में केंद्रीय एजेंसी ने इसके आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी है। रूस के गमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने स्पुतनिक टीके के 91.6% असरदार होने का दावा किया है, जबकि भारत देश में इस्तेमाल हो रही कोविशील्ड सिर्फ 80% व कोवीवैक्सीन 81% असरदार है। इसकी एक खुराक की कीमत 700 रुपये है। रूस ने पिछले साल अगस्त में इस्तेमाल के लिए इसे मंजूरी दी थी। इसे सर्बिया, अर्जेंटीना, बोलिविया समेत 60 से अधिक देशों में इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है। भारत में रूस के राजदूत निकोलाई कुदासेव ने स्पुतनिक वी के इस्तेमाल की सिफारिश किए जाने को सही ठहराते हुए कहा कि ये कदम निश्चित रूप से कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार के प्रयासों में योगदान देगा। कोरोना की दूसरी लहर के बीच प्रदेश में भले ही कई पाबंदियां लगा दी गई हों, लेकिन मंगलवार से शुरू हुए चैत्र नवरात्रों में हिमाचल प्रदेश के मंदिर और शक्तिपीठ खुले रहे। नवरात्रों के पहले दिन मंदिरों में काफी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। इस दौरान श्रद्धालुओं को केवल दर्शन करने की अनुमति दी गई, क्योंकि सरकार ने धार्मिक स्थलों और आसपास किसी भी तरह के कीर्तन, जागरण और जगराते पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। मंगलवार से शुरू हुए चैत्र नवरात्रों को लेकर सरकार ने जरूरी निर्देश जारी कर दिए हैं। इन्हीं निर्देशों के बीच पहले नवरात्रे पर मंगलवार को श्रद्धालु काफी संख्या में मंदिर पहुंचे और दर्शन किए। नवरात्रों को देखते हुए मंदिर में दर्शन की अनुमति तो होगी, लेकिन इस दौरान मंदिरों या धार्मिक स्थलों पर किसी तरह के आयोजन नहीं किए जा सकेंगे। अगर धार्मिक स्थलों से दूर ऐसे कार्यक्रम करने हैं तो उसके लिए मास्क, सैनिटाइजर व 2 गज की दूरी के नियम के अलावा जिला प्रशासन से मंजूरी व कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करने के भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। संक्रमण काल में आज माता के दर्शन करके हम यही प्रार्थना करेंगे कि इस नए वर्ष में, क्योंकि ये भारतीय नववर्ष भी है, इस नए वर्ष में इस कोरोना से, ये जो महामारी फैली हुई है, इससे हमारे छुटकारा मिले। सारी जितनी मानव जाति है वो स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे और शीघ्र इस महामारी से हमारे को छुटकारा मिले। वहीं शूलनी समेत कई मंदिरों में घंटी बजाने पर भी रोक लगा दी गई है। कन्या पूजन और मुंडन संस्कार, मौलिया बांधने की भी इजाजत नहीं होगी। नवरात्र के लिए मंदिरों को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है। मंगलवार को पहले नवरात्रे पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। कोरोना के वर्जित किए जाने पे हमारे को कानून और प्रशासन के साथ सहयोग करना चाहिए, क्योंकि कोरोना सबके लिए घातक है और इससे बचने का हर कोशिश करनी चाहिए। और माँ के दर्शन भी जरूरी हैं, ये श्रद्धा और भक्ति का काम है। इसलिए हमारी यही था कि जो मिल रहा है उसको हर्षपूर्वक स्वीकार करें और माता से प्रार्थना करें कि आगे के लिए कोरोना हटाए और ताकि भक्त अपने खुले मन से और खुले भाव से दर्शन कर सकें। शिमला स्थित कालीबाड़ी मंदिर के पुजारी ने मंदिर में नवरात्रों के दौरान की गई तैयारियों को लेकर विशेष जानकारी दी। नवरात्र में 9 दिन माता दुर्गा का विशेष नवरूप का पूजा होता है। आज प्रथमांग शैलपुत्री की, आज माँ शैलपुत्री का पूजन है। काल ब्रह्मचारिणी का होगा, ऐसे दूसरा तीसरा
करके 9 दुर्गा का पूजन होगा। पूजा का ये संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ और माँ का भोग आरती, माँ का षोडशोपचार में विशेष पूजन का व्यवस्था ये होता है नवरात्रि। धर्म शब्द का अर्थ है आचार परमो धर्म। तो आचार ही परम धर्म है। आचार क्या है ना, सुष्ट आचार, माने जैसे यहाँ का मास्क पहनना और बार बार हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना और माँ का पास प्रसाद चुन्नी वगैरह चढ़ाना, ये माना है एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से, माने डीसी का तरफ से माना है। प्रसाद किसी भी प्रसाद नहीं चढ़ाना। भक्त लोग तो धार्मिक लोग हैं, यहाँ सब सुन रहा है बात, हम लोग मना कर रहे हैं तो हाँ ठीक है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर में रिकॉर्ड नए पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए हैं। प्रदेश में बीते कल रिकॉर्ड 960 लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और 9 लोगों की मौत हो गई। वहीं शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य सिंह के बाद अब उनके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। हिमाचल में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बीते कल सबसे अधिक 960 लोगों की रिपोर्ट एक दिन में पॉजिटिव आई है। इससे पहले 10 अप्रैल को 827 पॉजिटिव मामले सामने आए थे। सोमवार को कांगड़ा में इंदौरा के मलकाना गांव के 70 वर्षीय बुजुर्ग की होम आइसोलेशन और ज्वालामुखी के 37 वर्षीय युवक की कोविड अस्पताल धर्मशाला में मौत हो गई। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में सिरमौर राजगढ़ के 40 वर्षीय संक्रमित की कोरोना से मौत हो गई। इसके अलावा ऊना के 56 वर्षीय संक्रमित 82 वर्षीय महिला और 86 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई है। वहीं मंडी की 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला और 67 वर्षीय बुजुर्ग ने अपना दम तोड़ दिया है। मौत का ये आंकड़ा परेशान करने वाला है, क्योंकि हिमाचल में कोरोना लगभग समाप्त होने की कगार पर पहुंच गया था, लेकिन दूसरी लहर ने सबको डरा दिया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। सोमवार शाम उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। गौर हो कि रविवार को शिमला ग्रामीण के विधायक व पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे भी कोरोना पॉजिटिव आए थे। वहीं ओक ओवर में भी कोरोना का एक मामला सामने आया है। वीरभद्र सिंह की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सीएम जयराम ठाकुर ने फोन पर उनका कुशलक्षेम पूछा। साथ ही पूर्व सीएम व उनके परिवार के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की। उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी। हिमाचल प्रदेश में इस बार कम बारिश और बर्फबारी होने से अप्रैल में ही बिजली उत्पादन 15% तक गिर गया है। प्रदेश की बिजली परियोजनाओं में अभी सिर्फ 25% उत्पादन हो रहा है। औसतन अप्रैल में करीब 40% तक उत्पादन होता रहा है। प्रदेश में गर्मी बढ़ने के साथ ही रोजाना करीब 280 लाख यूनिट बिजली की जरूरत है। इस जरूरत को फिलहाल पड़ोसी राज्यों से खरीद कर पूरा किया जा रहा है। इस बार सर्दियों में मौसम की बेरुखी ने हिमाचल प्रदेश के लिए पेयजल संकट के साथ ही एक और समस्या पैदा कर दी है। बारिश की कमी के चलते नदियों के जल स्तर में गिरावट होने से बिजली उत्पादन में अप्रैल में ही कमी होने लगी है। आने वाले दिनों में अगर हालात नहीं सुधरे तो ऊर्जा राज्य हिमाचल प्रदेश को बिजली संकट का भी सामना करना पड़ सकता है। विंटर सीजन के दौरान अक्सर पर्वतीय क्षेत्रों में पड़ी बर्फ अप्रैल के दौरान पिघलना शुरू होती थी। इससे बिजली परियोजनाओं में उत्पादन बढ़ता था। बीते वर्षों के दौरान अप्रैल में बिजली परियोजनाओं में उत्पादन 35 से 40% के बीच रहा है। इस बार बर्फबारी और बारिश कम होने से बिजली परियोजनाओं में उत्पादन सिर्फ 25% तक पहुंच गया है। केंद्रीय शेयर, निजी कंपनियों से खरीद, अपनी परियोजनाओं के उत्पादन सहित बैंकिंग और खरीद से करीब 234 लाख यूनिट बिजली रोजाना हिमाचल को मिल रही है। प्रदेश में अभी जरूरत 280 लाख यूनिट की है। ऐसे में करीब 50 लाख यूनिट का इंतजाम दैनिक खरीद से किया जा रहा है। खालसा पंथ के 320वें सृजन दिवस व बैसाखी पर्व के अवसर पर आज शिमला गुरुद्वारा सिंह सभा के कार्यकर्ताओं द्वारा कोरोना को देखते हुए गुरुद्वारे में संक्षिप्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान अरदास कर सिख समाज के लोगों को पर्व की बधाई दी गई। साथ ही सभी को घर में ही बैसाखी पर्व मनाने की भी अपील की गई। इस बार एक दिन में ही सभी को अपने अपने स्थान पर कार्यक्रम आयोजित करने की अपील सिंह सभा की ओर से की गई थी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 320ਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ।
कोरोना वायरस के चलते इस बार हिमाचल के गुरुद्वारों में सादगी व शांतिपूर्वक खालसा पंथ का स्थापना दिवस मनाया गया। विश्व में फैली कोरोना जैसी महामारी को लेकर इस बार बैसाखी का रंग भी फीका ही रहा, लेकिन इस मौके पर सभी गुरुद्वारों में कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए अरदास की गई। खालसा पंथ की स्थापना सन 1699 में सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह के द्वारा पंजाब के आनंदपुर साहिब में की गई थी। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना सभी धर्म व मानवता की रक्षा के लिए की थी। साथ ही आज से सिख समुदाय का बैसाख माह भी शुरू होता है। इसी मौके पर गुरुद्वारों में आयोजन किए गए। गुरुद्वारा सिंह सभा के प्रधान ने बताया कि कोरोना के चलते संक्षिप्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया और सभी को एक ही दिन कार्यक्रम आयोजित करने को कहा गया है। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਬੜੇ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੜੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੋ ਹਿਦਾਇਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕ सोशल डिस्टेंसिंग मेनटेन करके रखो। लंगर भी असी सिटिंग लंगर अज नहीं कर रहे हैं इसी वजह नाल कि कोविड की महामारी बहुत बुरी तरीके नाल फैल चुकिया है हिमाचल दे विच भी, तो असी इस चीज़ को अवॉइड करते हुए अज लंगर भी नहीं रखा हैगा। आज आपने जैसे अभी देखा ही है बड़ी लिमिटेड सारे गुरुद्वारा साहब को आज हमने हिदायत दी थी, सारे पूरा शिमला के गुरुद्वारा साहब है एक ही दिन पे आज विसाखी का प्रोग्राम करें ताकि संगत जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, अपने अपनी जगह पर संगत डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और ताकि रश ना हो। इसी वजह नाल असी सारे गुरुद्वारों को हिदायत दी है कि अज अपने अपनी जगह पर विसाखी का प्रोग्राम मनाया जाए। असी जिवें अज बाहरों रागी जत्था असी काफ़ी दिन पहला तो ही बुक कर लिया गया सीगा। हजूरी रागी जत्था बलदेव सिंह जी बुलंदपुरी अज उचेचे तौर पर पहुँचे हैं, जिहड़े कि हुणे कीर्तन नाल संगतां नूं निहाल कर रहे सीगे। और जैसे कि जिवें कि तुसीं जानते हो कि असी 2:30 या 3 बजे तक भोग पैंदा सी, अज 1 बजे पूरी समाप्ति हो जाएगी। राजधानी शिमला में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के बाद लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। वहीं बढ़ते मरीजों के चलते जिला प्रशासन ने दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल को एक बार फिर से कोविड केयर सेंटर में तब्दील करने का प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है। अगर ऐसा होता है तो अस्पताल में मरीजों के लिए ओपीडी सेवा एक बार फिर से बंद हो सकती है। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने ये फैसला लिया है। बीते वर्ष कोरोना के मामले बढ़ने के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने क्षेत्रीय अस्पताल डीडीयू को डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर में तब्दील कर दिया था। अस्पताल के न्यू ओपीडी ब्लॉक को आइसोलेशन वार्ड में बदला गया था। कोविड सेंटर बनने के बाद परिसर को पूरी तरह सील कर दिया गया था। इस बार कोविड के मामले बढ़ने के बाद एक बार फिर यही स्थितियां बनती नजर आ रही है। प्रबंधन ने यहां पर पहले मरीजों के लिए 40 बेड की व्यवस्था की थी, लेकिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद इनकी संख्या बढ़ाकर 100 कर दी गई थी। हालांकि दिसंबर और जनवरी माह में मरीजों की संख्या में कमी आने के बाद अस्पताल को पहले की तरह सामान्य कर दिया गया था, जिसमें कि मरीजों को ओपीडी ऑपरेशन की सुविधा प्रदान की गई थी। अस्पताल में औसतन 500 से 600 मरीज इलाज के लिए रोजाना आ रहे थे, लेकिन कोरोना के नए स्ट्रेन को देखते हुए डीडीयू को एक बार फिर डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाने की तैयारियां शुरू हो गई है। इसके अलावा बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अतिरिक्त स्टाफ की भी मांग सरकार से की गई है। नाबार्ड ने कोरोना काल में भी बीते वर्ष के मुकाबले 40% बेहतर प्रदर्शन किया है और पिछले साल के मुकाबले इस बार कृषि क्षेत्र से जुड़े बैंकों को 53% अधिक ऋण बांटे हैं।
शिमला में मंगलवार को आयोजित एक प्रेस वार्ता में हिमाचल क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य महाप्रबंधक ने ये जानकारी दी। तो हिमाचल प्रदेश के लिए 800 करोड़ का एलोकेशन था, मगर हमने इस बार प्रयास करके 844 करोड़। कोविड काल में शहरी क्षेत्रों में रोजगार कम होने से अधिकतर लोगों ने कृषि को अपनी आजीविका का सहारा बनाया है। यही कारण है कि जहां तमाम संस्थान और विभाग घाटे से जूझ रहे हैं, तो वहीं नाबार्ड ने कोरोना के बीच अपने प्रदर्शन में बीते साल के मुकाबले 40% बेहतर प्रदर्शन का दावा किया है। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, इसमें हम चाह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ हम ये शेयर करें कि नाबार्ड ने पिछले साल जो कार्य किया है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है हमारा। लगभग 3,350 करोड़ का ऑपरेशंस हमने हिमाचल प्रदेश में किए हैं, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में लगभग 40% परफॉर्मेंस बेटर हुई है। यही नहीं, नाबार्ड ने इस बार पिछले साल के मुकाबले 53% अधिक ऋण बांटने का भी दावा किया है। इसके तहत हिमाचल के किसानों को कृषि से संबंधित कार्य करने के लिए फसली ऋण और निवेश ऋण प्रदान करने के लिए ग्रामीण सहकारी बैंकों और अन्य ग्रामीण बैंकों को 2,505.99 करोड़ की सहायता दी गई है। हमने ग्रांट्स भी बहुत सारे बांटे हैं। हमारी ग्रांट डिसबर्समेंट जो है वो पिछले साल के कंपैरिजन में 88% ज़्यादा हुई है। हमने बैंकों को ऋण भी उपलब्ध कराया है, जो पिछले साल के कंपैरिजन में लगभग 53% अधिक हुआ है। और कोविड के चलते, जैसा कि सबको ज्ञात ही है कि एग्रीकल्चर ही एक ऐसा सेक्टर रहा जिसने पॉजिटिव ग्रोथ रजिस्टर करी थी। उसी हिसाब से नाबार्ड का, क्योंकि कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में और एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो हमने लॉकडाउन के बावजूद भी और जो डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस हैं उसके बावजूद भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और वही परफॉर्मेंस हम चाह रहे थे कि हम हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ शेयर करें। किसानों की बेहतरी के लिए आजकल सबसे ज़्यादा बल भारत सरकार द्वारा भी और नाबार्ड से दिया जा रहा है, वो है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज़ के ऊपर। हमारा प्रयास है कि किसानों को एक कंपनी के फॉर्म में ऑर्गेनाइज़ करें, ताकि छोटे किसान जो बार्गेनिंग पावर नहीं रखते हैं अपना, जब उनका प्रोड्यूस बेचने का समय आता है या जब इनपुट खरीदते हैं तो रिटेल में ख़रीदते हैं, तो अगर सब इकट्ठे होके बल्क में सामान खरीदेंगे तो उनकी कॉस्ट कम होगी, और अगर मिल के अपना सामान बेचेंगे तो वो बार्गेनिंग करके बेहतर प्राइस ले पाएंगे। तो एफपीओ एक ऐसा एरिया है जिस पे हम बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और आने वाले वर्ष में भी एफपीओ के ऊपर ही फोकस रहेगा। हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक दिनेश रैना ने बताया कि इस तरह अन्य क्षेत्रों में भी नाबार्ड ने बेहतर प्रदर्शन किया है। ई शक्ति कार्यक्रम हम पिछले 3-4 साल से चला रहे हैं फेजेस के अंदर, और ई शक्ति कार्यक्रम में जो स्वयं सहायता समूह अपना पैसे का लेन देन करते हैं बैठकों में, और जो हिसाब किताब मेंटेन करते हैं, उसको हमने डिजिटाइज़ किया है। डिजिटाइज़ करने के बाद वो जो पोर्टल है उसको एक्सेस हमने बैंकों के ब्रांच मैनेजर्स को भी दिया है। ब्रांच मैनेजर अपने पोर्टल के थ्रू बाकायदा जो भी ट्रांजैक्शन ग्रुप में हो रहे हैं वो उसको देख सकते हैं, और कितनी बचत हुई, कितना उन्होंने लोगों को ऋण बांटा, उनके मेंबर्स को जो ऋण गया उसमें से कितने लोग रेगुलरली रीपे कर रहे हैं, ये सारी जानकारी बैंक को मिलती रहती है, जिससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि ग्रुप अच्छा काम कर रहा है, और वो फिर उनको लोन देने के लिए तत्पर रहते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपसे शेयर किया, 12,000 ग्रुप हमने डिजिटाइज़ कर दिए हैं, और उसमें से 90% को बैंकों ने लोन दे दिया। जबकि अगर आप स्टेट में वैसे देखेंगे तो 50,000 ग्रुप हैं और ओनली 50% लोगों को बैंकों से ऋण मिला है। तो ये डिजिटाइजेशन से जो एसएचजी के मेंबर्स हैं उनको लोन मिलने में आसानी हुई है। देखिए, हमारे जो एफपीओज हैं उनको हमने ग्रांट असिस्टेंस दिया है कि वो ई-नाम में रजिस्टर कर सकें और ऑनलाइन ट्रेडिंग और अपना माल बेच सकें। इसी तरह हम जैसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जैसा मैंने आपसे शेयर किया, हम चाहते हैं कि वो लोग इकट्ठे होकर काम करें। अभी वो इकट्ठे होंगे तो धीरे धीरे आगे उनका जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो वो अपना मार्केट भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो हमारा उनको सपोर्ट तो रहता ही है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को बनाना, उसको 3-4 साल तक हम फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं कि उनको सीईओ की सैलरी हम देते हैं, उनको ट्रेनिंग्स हम कराते हैं कि आपको कंपनी किस तरह से चलानी है, बिजनेस प्लान बनाने के लिए हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। ये सब हमारे ग्रांट के थ्रू होता है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शिमला की सब्जी मंडी में दुकानों के पुनर्निर्माण कार्य में दुकानदारों ने तेजी लाने की मांग की है। वहीं नगर निगम का कहना है कि निर्माण कार्य कोर्ट के आदेशों के मुताबिक ही किया जा रहा है। इस बीच दुकानदारों का कहना है कि कार्य लटकने से उनके रोजगार पर संकट खड़ा हो गया है, इसलिए निर्माण कार्य में तेजी लाई जानी चाहिए। राजधानी शिमला में स्मार्ट सिटी के तहत विभिन्न कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। इसके तहत राजधानी में पुरानी दुकानों का भी जीर्णोद्धार किया जा रहा है।
लेकिन किन्हीं कारणों से काम बीच में रोक दिया गया है। इसके चलते दुकानदारों की चिंताएं बढ़ गई है। वहीं इस मामले पर नगर निगम आयुक्त आशीष कोहली का कहना है कि ये काम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक ही किया जा रहा है। सब्जी मंडी में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत एमसी की दुकानें रेनोवेट की जा रही हैं, वो कार्य चल रहा है और वो एक माननीय उच्च न्यायालय में भी केस है, तो उसके आधार पे देखते हुए उसमें कार्य हो रहा है। बात ये बोल रहे हैं कि कोर्ट का ऑर्डर है कि हम उसके राज से पालन कर रहे हैं, और हमने इवन बात की थी, हिमोडा से बात की थी, तो ऐसी मैडम बोली जी तो अप्रूवल नहीं आती उनके, हम काम नहीं करेंगे। दिक्कतें तो ऐसी है, हमने नवंबर के एंड में यहाँ से दुकानें खाली कर दी थी, तो हमको कहा गया है कि आपको 1 या 2 महीने के अंदर दुकानें वापस दी जाएगी। तो अब आज अप्रैल 10 हो गई है, अभी तक हमारी दुकानें कोई नहीं मिली है। दुकानें हमारी बनाई जाए जल्द से जल्द और हमारे को अलॉट की जाए। काम अभी अधूरा पड़ा है, काम कोई नहीं चल रहा है। हम चाहते हैं ये दुकानें जल्दी से जल्दी बने और हमें पोजीशन मिले, हम अपना कारोबार करें। कहाँ हमको बैठाया हुआ है, इतने 6 महीने हो गए हुए, बच्चे हमने भी पालने हैं, तो हमारी दुकानें तो जल्दी जितनी बन जाए तो अच्छी बात है, ताकि हम अपना बिजनेस चालू कर सकें। दुकानें यहाँ बन रही थी, बढ़िया सड़क वगैरह चौड़ी हो रही थी, और जो पुरानी दुकानें थी वो जर्जर हालत में थी, ऊपर से पानी वगैरह आता था, तो ये दुकानें बढ़िया बन रही थी। अब कुछ दिनों से काम रुका हुआ है। इसके लिए हमने प्रशासन से अनुरोध किया था कि कर दे या हमें बैठने की जगह दी जाए ताकि हम रोजगार कर सकें, और जहाँ हमें जगह दे रखें वहाँ तो काम चलता है। हमारी पूरी इस लाइन की जो ओल्ड कंस्ट्रक्शन है, सभी पार्टीज है इसमें बनी हुई, तो ये स्टेज है। एक तो इसकी हाइट बहुत ज़्यादा दी हुई है इन्होंने, ये कोर एरिया में आता है, तो हाई कोर्ट ने भी इनको जो ऑर्डर दिया था, हाई कोर्ट ने भी इनको ये कहा है कि ठीक है, जो एमसी के बायलॉज है आप उसके हिसाब से काम कर सकते हो, लेकिन बायलॉज के हिसाब से इनके कुछ भी नहीं है, ना इनके मास्टर प्लान है, ना मैप अप्रूवल है, ना कोई एनओसी है। ये हमारे पास आरटीआई है पड़ी हुई, जिसमें साफ लिखते हैं कि हमारे पास कोई एनओसी नहीं है, हमने किसी डिपार्टमेंट की एनओसी नहीं ली है, कोई मास्टर प्लान नहीं बना हुआ है, ओल्ड लाइन पे कोई काम नहीं हो रहा है। नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि जो कोर एरिया है ओल्ड लाइन पे काम हो इसमें, जैसे ओल्ड लाइन पे हम तो चाहते हैं स्मार्ट सिटी बने, लेकिन ओल्ड लाइन ये नहीं 18 फुट की हाइट है, ये हम लोगों को सबको दिक्कत हो रही है। किस तरीके की दिक्कत आ रही है आपको? ये सामने यहाँ देखो बुजुर्ग लोग रहते हैं सभी, जो ये पुरानी बिल्डिंग्स है सामने वाली साइड की, तो बुजुर्ग लोग रहते हैं जिन्हें 80 साल से ऊपर के भी काफी लोग हैं, जिनकी एक 1.5 मंजिल तक धूप रुक रही है, सामने का व्यू रुक रहा है, तो वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स न्यूज चैनल। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी, इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे, लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े, भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए।
स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।